हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफा और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में। अब अगर हम बुक्स की बात करें तो देखो, सीएसआईआर के लिए जो बुक्स होती है सब में बेस्ट अगर मैं बुक बोलूँगी तो वो पाथफाइंडर की बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वो आप अगर पूरी पढ़ लो ना, आप में अगर हिम्मत है पूरी कंप्लीट करने की, दोनों वॉल्यूम्स आप पूरी पढ़ लोगे, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। उसमें भी आप लोग को अगर स्पेसिफिक यूनिट से टारगेट करनी है, सब नहीं करनी, तो भी आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाएगी। आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे टाइम पे तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, जैसे कि जो सेल बायोलॉजी था उसमें मैंने ब्रूस अल्बर्ट पढ़ी थी। मैंने सब में नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स में ही पढ़ी थी। मैं मेरा आपको बताती हूँ। देखो, मैंने पाथफाइंडर पढ़ी ही थी, मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए था, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। तो जो बायोकेमिस्ट्री था उसमें मैंने लेनिनगर पढ़ी थी। सेकंड जो चैप्टर था सेल बायोलॉजी, उसमें ब्रूस अल्बर्ट पढ़ी थी। कैंसर बायोलॉजी भी उसमें से ही था। देन सेल सिग्नलिंग भी सेम ही बुक। जेनेटिक्स के लिए जीन आई करके एक बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी। और बस इतने के लिए मैंने बुक यूज़ की थी, स्टैंडर्ड बुक्स। बाकी तो मैंने सारा के सारा इसमें से ही किया था। हाँ, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैंने गिलबर्ट यूज़ की थी। बाकी तो मैंने पूरा पाथफाइंडर में से ही किया था। तो अगर आपको क्लियर करना है, पाथफाइंडर ले लो और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड बुक का मुझे वो टाइम पे लगा था कि हाँ पूछ सकते हैं, बट मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि पाथफाइंडर जैसी बुक आती है। मुझे टेलीग्राम पे पता चला था कि ओके पाथफाइंडर आती है, उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। मुझे स्टार्टिंग में मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि सारा का सारा स्टैंडर्ड बुक्स में ही पूछते, बट ऐसा नहीं है। पाथफाइंडर पूरी कंप्लीट बुक है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स वाली बुक ले लो पाथफाइंडर की। मैं स्क्रीन पे शेयर ही कर रही हूँ सारे स्क्रीनशॉट। तो ये बुक तो बहुत अच्छी है, आराम से ये तो इंटरव्यू में आपके बहुत काम आने वाली है बुक, तो ये वाली तो ले ही लेना। इसके अलावा आपको रोज PYQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सो दैट आप एनालाइज कर सको कि क्या पैटर्न है एग्जाम की। आपको पता चलेगा कि ओ ये पैटर्न में पूछते हैं, ये लोग का ये पैटर्न है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था, मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द टाइम जो ओनली वाला स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग होता है। एंड कोई सेंटेंस में बट आ गया या बीच में कुछ वो लोग ने लगा दिया बट इन केस, तो वो रॉन्ग हो जाता है। एक्सक्लूसिवली वाले रॉन्ग होते हैं, ऑलवेज वाले रॉन्ग होते हैं। ये एक्सेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी जो दूसरा वीडियो है उसमें सारा बता दिया है, ठीक है। तो एक PYQ के लिए बुक ले लेना। मैंने जो बुक यूज़ की थी वो थी कैटलिस्ट। मैंने कैटलिस्ट की यूज़ की थी। आप IFAS की भी यूज़ कर सकते हो, कैटलिस्ट की भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। अलावा आपको पार्ट ए सॉल्व करने के लिए बुक चाहिए रहेगी, ठीक है। पार्ट ए के लिए भी IFAS की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जो बुक यूज़ की थी वो ये वाली थी। अब ये बुक ना बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ये आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ 2020 तक ही PYQs है, उसके बाद वाले PYQs नहीं है। ये बुक नो डाउट बहुत अच्छी थी, मैंने इसमें से ही किया था, बट आप लोग के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो आप IFAS के लिए ना ऐसी बुक लेना जिसमें अब तक के सारे PYQs हो, 2025 तक सारे PYQs हो। ये देख के आपको कोई भी बुक लेनी है। एंड अगर वो बुक में एक्सप्लेनेशन हो तो और भी अच्छी बात है। कैटलिस्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं था, मैंने कैटलिस्ट यूज़ की थी, ओनली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में सारे के सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट फिर भी मुझे वो ठीक लगी तो मैंने ले ली। फिर मैंने मुझे दूसरी नहीं लेनी थी IFAS की। IFAS की भी बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए IFAS की ये वाली बुक ले सकते हो। अब अगर मैं प्रिपरेशन के बारे में आप लोग को बताऊँ, देखो अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो, सब में पहले सिलेबस डाउनलोड कर दो। ये शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की, बट मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस डाउनलोड कर। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बताई है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उसमें से आपको सब में ज़्यादा इंटरेस्ट ये मोमेंट में जो भी यूनिट में आ रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया उसमें से आप कोई भी मतलब यूनिट्स ले लो एंड पढ़ो।
पढ़ना इन द सेंस, पहले तो आप डायरेक्टली पाथफाइंडर रीड करोगे, ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें रहती है, जैसे टेट्राड एनालिसिस, ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो ऐसे जब टर्म्स आएँगे, रामाचंद्रन प्लॉट भी मेरे लिए नया था। तो आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि मुझे नहीं आया था। मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, और बायोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग में तो अमाइनो एसिड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, वो सब बहुत इजी लग रहा था, वो तो मैंने रीड कर दिया। बट जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी तो मतलब टाइट्रेशन कर्व आने लगा, तो उसके लिए वीडियो देखनी पड़ी। तो आप क्या करोगे, सब में पहला काम है आपको जो भी टॉपिक पसंद है उसकी वीडियो देख लेना। देखो, मैंने तो इतने वीडियोज़ अभी एक्सप्लेनेशन वाले नहीं अपलोड किए मेरे चैनल पे, बट देयर आर सम गुड यूट्यूब चैनल, जैसे बंसल बायोलॉजी है, मैंने उनके वीडियोस देखे थे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। टीचिंग पाठशाला है, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैंने शिखा मित्तल के वीडियोस देखे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो और जब एग्ज़ाम होता है CSIR का, उससे कुछ 15 टू 20 डेज़ पहले IFAS वाले एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ कंडक्ट करते हैं। जब मैंने CSIR का दिया था और मेरा क्रैक हुआ था 3rd अटेम्प्ट, तो मैंने उनका जब फ्री होता था यूट्यूब पे, वो फ्री में एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ करवाते थे IFAS के। तो मैंने वो सारे रोज़ मैं वीडियो उनका देखती थी। मैं डिनर करती थी तब मैं उनका वीडियो 9 बजे कुछ रहता था, या इवनिंग में कुछ स्टार्ट होता था। तो जो भी मुझे मतलब कन्फ्यूजन रहता था, मैं मतलब उनका वीडियो देख लेती थी। डिनर करने के टाइम पे मैं देखती थी, और जो बाकी का टाइम रहता था तो वो मैं खुद का ही पाथफाइंडर रीड करके रिवीजन करती थी एंड PYQ सॉल्व करती थी। डिनर एक ऐसा टाइम था कि हम खा भी सकते और देख भी सकते, तो एग्जाम मैपिंग सीरीज ने भी मुझे बहुत हेल्प किया था। तो अभी शायद वो लोग चार्ज करते हैं उसका, यूट्यूब पे कुछ कम ही है चार्ज भी, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, बहुत कम चार्ज उन्होंने रखा है। बट वो बहुत हेल्पफुल था, और उसमें से क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम मैपिंग सीरीज में से। एक पीएच वाला क्वेश्चन था, pH 4 एंड pH 6, pH 4 कितना ज्यादा एसिडिक है, pH 6 है, ऐसा कुछ CSI 2023 में पूछा था 3rd अटेम्प्ट में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एग्जाम मैपिंग सीरीज में कराए थे और पूछ लिए थे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो सब में पहले आप नोट्स बना लेना। ये कुछ अच्छे चैनल्स थे जो मैंने फॉलो किए थे, तो आप लोग भी उनके वीडियोस देख के नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाने के बाद आप लोग रीड करना पाथफाइंडर। आपको इतना इजी लगेगा ना नोट्स बनाने के बाद, जब आप पाथफाइंडर रीड करोगे इतना इजी लगेगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था और यही लिखा है। क्योंकि जो यूट्यूब वीडियोस में बनाते हैं जो स्पेसिफिकली CSIR के लिए होता है, तो वो लोग देख के बनाते हैं, ये देख के बनाते हैं कि हाँ, ये मतलब चीज़ें कवर हो रही है और ये सारी चीज़ें पूछे जाती है। तो फ्री वीडियोस है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे से पहले नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद रीड करना, रीड करने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। देखना आपने जो पढ़ा है आपसे सॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आराम से PYQ सॉल्व करने की ट्राई करना। वो बुक जो मैंने बताई है PYQs की, वो आप लेना और सॉल्व करने की ट्राई करना। और दिन में 1 घंटा आपको पार्ट ए को देना पड़ेगा। ट्रस्ट में पार्ट ए में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। थिंग इज, मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, मेरी मेंटालिटी मतलब यही थी कि मतलब मेरे से कभी मैथ्स होने नहीं वाला, मेरे से रॉन्ग हो जाएगा, मेरे नेगेटिव मार्क्स में चले जाएंगे, मैं पार्ट ए करूंगी ही नहीं। मेरी ये मेंटालिटी थी, क्योंकि 10 तक ही मैथ्स था, उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, तो वो कॉन्फिडेंस चला गया था। बट जब मैं दे के आई थी ना फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मतलब मुझे रियलाइज हुआ कितने इजी क्वेश्चन है। देन मैंने डिसाइड किया कि पार्ट ए मतलब बहुत स्कोरिंग है, वहाँ से आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर पार्ट बी में आपको ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बस जो 100% श्योर हो, वो समझो आपको 35 में से 15 या 16 ही मिल रहे हैं, तो पार्ट ए में से आप वो कवर अप कर सकते हो। पार्ट ए कवर अप करने के लिए होता है, तो पार्ट ए कभी मत छोड़ना। अब पार्ट ए आप कब करोगे, आपको देखो रोज 1 से 1.5 घंटा पार्ट ए को देना ही है।
अब सपोज़ मैं अगर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैंने कैसा प्लान किया था, तो हो सकता है उसपे से आप लोग को समझ आए कि आप लोग का आपका टाइम टेबल कैसे सेट करना है। देखो, तो मैं क्या करती थी, मैं 7 बजे उठ जाती थी, देन नहाना और ब्रेकफ़ास्ट में मेरा 1 डेढ़ घंटा सपोज़ चला जाता होगा, तो सपोज़ 8:30 को मैं बैठ जाती थी अपना पार्ट ए प्रैक्टिस करने में। पार्ट ए से स्टार्ट करती थी क्योंकि माइंड फ्रेश है, तो आराम से सुबह-सुबह में हो जाएगा। तो 8:30 से लाइक 10 तक मैं पार्ट ए करती थी, और 10 मतलब खत्म, पार्ट ए अब रख देना है। देन क्योंकि सीएसआर का सिलेबस इतना लेंथी है, हमको वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी तो कवर अप करने हैं, तो मैं फिर 10 बजे मतलब पार्ट ए हमको रख देना है। पार्ट ए रख दिया, देन जो हमारा मेन सीएसआर के यूनिट्स है, चाहे जो भी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, मोल बायो हो, जो भी हो, वो लेके पढ़ना है। अगर नहीं कंप्लीटली न्यू चीज़ है तो वीडियोस बनानी है, लाइक मतलब वीडियोस में से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद लाइक पूरा दिन फिर यही पढ़ने में जाता था, नोट्स बनाओ, पाथफाइंडर रीड करो। देन डिनर डिनर मेरा होता था 9 to 10। 10 बजे मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करती थी, मतलब जो भी टॉपिक मैंने मॉर्निंग में पढ़ा है, रात में उसके पीवाईक्यूज मुझे पढ़ने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं, और मुझे देखना है कि मेरे राइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब एक दिन में तीनों ही चीज़ें होगी। पार्ट ए भी हम पढ़ेंगे, सेकेंड चीज़ जो मेन सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है, एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करना है। अब आप लोग का आपका सेट करना है, लाइक मुझे पार्ट ए मॉर्निंग में कंफर्टेबल लगा 1 से डेढ़ घंटा। आप कहीं भी एडजस्ट कर लो दिन में 1 से डेढ़। आप सोचो कि 1 to 1.5 आवर मेरे को पार्ट ए को देना है। अब आप पूरे दिन में इसको कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो वो आप पे है, और बाकी का टाइम लाइक 2-3 घंटे मुझे पीवाईक्यू सॉल्विंग में देना है अपने हिसाब से। आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर लो, और बाकी का टाइम नोट्स बनाना है, पाथफाइंडर पढ़ना है, उसमें जाएगा। तो ऐसे आप अपना प्लान करो। ये चीज़ मेरे लिए वर्क की थी, और मुझे ये टाइम टेबल कंफर्टेबल था, और मैं 12 बजे सो जाती थी। लाइक नींद भी लेना ज़रूरी है, तो 7 आवर्स मिनिमम आप सो सकते हो। तो 12 से 7 मैं सो जाती थी। तो आप भी ऐसा कुछ प्लान करो अपने लिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, प्रिपरेशन करने के बाद भी आपका ना हो, तो मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का होता है, लाइक मतलब डिसअपॉइंट होकर आपको प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। और हाँ, ये भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको ऐसे ही मतलब नहीं देना है विदाउट प्रिपरेशन, ना कि आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, बस आप जाके बैठ गए। लाइक मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मतलब लोग बोलते थे बस जाके बैठ के आ जाओ, देखो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब अगर मुझे क्वेश्चंस देखने ही है तो मैं पीवाईक्यूज देख लूंगी। मतलब इतना फॉर्म भरना, जाना, एग्जाम देना बस सिर्फ देखने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। भले आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन से जाओ, बट अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, और प्रिपरेशन करने के बाद जब आंसर की आती है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना। ये एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप इसको सीरियसली लोगे कि हाँ मेरे को करना ही है। लाइक मेरा एटीट्यूड यही था, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है और मैं जेआरएफ लेके रहूँगी, ये मेरा एटीट्यूड था, नो मैटर व्हाट। तो मुझे मिल गया, देखा ना आप लोगों ने, आपका भी यही होना चाहिए। अगर आप सीरियसली नहीं लोगे और ऐसे ही बस लोग बोल रहे बैठ के आ जाओ तो बैठ के आ गए, ये एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया और आप ऐसे ही बैठ के आ रहे हो और देख के आ रहे हो। देखना ही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो वेबसाइट पे। क्यों मतलब इतनी मेहनत करना? फिर अगर देना ही है तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सीरियसली देना, आके एनालाइज करना आंसर की, देखो कहाँ गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट मत करना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको सीएसआर के लिए बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे एनालाइज करना है, क्यों एनालाइज करना है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इसके लिए हो सकता है आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ना हो तो बस डिसअपॉइंट नहीं होना है। कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। ये देखो ना कि आपका मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 81 मार्क्स या 90 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब फर्स्ट में तो इतने ही होते, मेरे कितने आए थे, मेरे 81 परसेंटाइल आए थे, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने एनालाइज किया मिस्टेक्स, सेकेंड अटेम्प्ट में वो मिस्टेक्स को मैंने रिपीट नहीं किया। देन मेरा 81 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल पे चला गया, देन 97 से 99.25 पे गया। तो मतलब वो प्रोग्रेस होता है।
ऐसे भी लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, या जो ऐसे सोचते हैं कि कोचिंग लूँगा तो ही क्लियर होगा। लाइक मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है, सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, कोचिंग ही लेनी पड़ेगी, कोचिंग वालों का ही होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। देखो जो इंटरव्यूज़ आप ऑनलाइन देखते भी हो, जो बोलते हैं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मैंने सिर्फ 3 या 4 मंथ्स में कर लिया, वो मतलब छुपा भी सकते हैं, मतलब लाइक सबके सब जेन्युइन नहीं भी होते, तो आप मतलब ऐसे कंप्लीटली ट्रस्ट मत करो। लाइक 3 या 4 मंथ्स में होना मतलब लाइक इट्स नॉट दैट ईज़ी। हो सकता है किसी से हो भी जाए, बट सबसे नहीं होता है, एंड कुछ लोग छुपा भी सकते हैं। आप कितना एक वीडियो देख के उन पे ट्रस्ट करोगे और आप सोचोगे इसका मतलब 3-4 मंथ्स में हो गया और मेरा हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे खुद को डीमोटिवेट भी नहीं करना है दूसरों का देख के। क्वेश्चन कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, ये सिंपली ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास डायरेक्शन है या नहीं है। मतलब देखो, ये एग्ज़ाम में हार्ड वर्क करना तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। आपको अगर पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके परसेंटाइल इम्प्रूव हो रहे हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके परसेंटाइल आए कुछ 80 परसेंटाइल आए। अब आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया और आपका 80 से 95 या 97 हो गया, तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। या फिर जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तब आपको लगेगा कि ओ मेरे पीवाईक्यूज राइट हो रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन होगा ये चीज़ का कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके सॉल्व हो रहे हैं चीज़ें। फर्स्ट से सेकंड में सपोज 80 से आपका 97 हो गया, देन 97 से आप 99 जैसा मेरा हुआ, तो ये बताता है ना मेरे पास डायरेक्शन है। मुझे अंदर से फीलिंग थी कि यस आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एंड मेरी गलतियां यहाँ पे हो रही है और मैं वो गलती करेक्ट करके मतलब अगली बार मेरा हो जाएगा। मैं अपनी गलतियों को एनालाइज करती थी, मुझे पता चलता था मेरी किस अटेम्प्ट में कहाँ पे गलती हुई है और मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए मुझे ये भरोसा था मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, एंड आई नो वेयर टू गो, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आप ऐसे हो कि आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रही, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करूँ, या फिर हो सकता है आपके बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए, आपका पहले अटेम्प्ट में 80 परसेंटाइल थे, अब 75 हो गए, 70 हो गए, और आप मतलब बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, हो ही नहीं रहा है, 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट आप कंटाल चुके हो, तो आपको फिर मदद ले लेनी चाहिए कोचिंग की। कोचिंग इज़ गुड, मतलब अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो ले लो कोचिंग, लेकिन हाँ अगर डायरेक्शन है और खुद पे भरोसा है कि हाँ मेरे से हो जाएगा और मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो मतलब ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपका हो ही जाएगा, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है ना हो। देखो अल्टीमेटली ये चीज़ ही मैटर करती है कि आपकी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन कितनी है। कोचिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, वो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपको बताएगी आपको ये चीज़ में यहाँ पे मेहनत करनी है, वो सब आपको रेडीमेड बताएगी। सेल्फ स्टडी में क्या है, आप गलती करोगे, सीखोगे, खुद से आगे बढ़ोगे, ये होता है। और सेल्फ स्टडी से क्रैक होता है, अगर मेरा हुआ है तो आप लोग का भी हो सकता है, अगर आप सही से एनालाइज करो, अपनी गलती से सीखो और गिव अप ना करो, तो आपका भी सेल्फ स्टडी से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका नहीं होगा और कोचिंग वालों का हो जाएगा। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और किस चीज़ में कन्फ्यूजन है या किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए। मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी आप लोग की हेल्प करने की, तो प्लीज़ डू कमेंट्स, आई विल कंसीडर योर कमेंट। और ये भी कमेंट्स में ही रिक्वेस्ट की थी आप लोग ने कि आप लोग को जानना था बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। किसी ने तो मुझे बोला था कि उनको मतलब इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, लाइक बहुत लोग मास्टर्स में होते हैं और कंफ्यूज होते हैं, तो लाइक आप कमेंट करके बता सकते हो तो मुझे भी पता चलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी जो क्वेरी होगी उसके रिलेटेड बनाऊंगी। सो थैंक यू।